ओके। अब ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करने वाले हैं वो है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ थिन पेपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर देखेंगे थोड़ा सा, और कॉन्सेप्ट देख लेंगे, और टॉपिक्स देख लेंगे कि कौन कौन सा हमें प्रिपेयर करने चाहिए कि हमें कल वाइवा के लिए प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो हम एम देखते हैं पहले। एम इज टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ थिन पेपर, ओके, बाय मेजरिंग द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। जो इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, तो उसकी जो विड्थ है, उन फ्रिंजेस की जो विड्थ है, जैसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ओके, वो उसको मेजर करना है, प्रोड्यूस बाय वेज शेप फिल्म। अब वेज शेप फिल्म क्या होती है? वेज शेप फिल्म होती है जैसे, वेज शेप मीन्स ऐसे स्लाइंटिंग लाइन, ये और ऐसे, ओके, जैसे यहाँ पर ड्रॉ करूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप्स का, इसे कहेंगे वेज, ओके, ये वेज है। तो ये हो गया वेज शेप फिल्म। क्या है? फिल्म किस चीज की बनेगी? हम यहाँ पर यूज करते हैं एयर फिल्म, बट वो किसी चीज की भी फिल्म हो सकती है, कोई वाटर या फिर कोई जो भी मीडियम हम लोग यूज कर रहे हो, ओके। तो ये बनता कैसे? जैसे मेरे पास दो क्लास लैब है, ओके, तो हमें दिखता तो नहीं, वैसे ये ऑर्डर इसका आता है। मैं एक बार बता दूं कि थिकनेस ऑफ पेपर, हमने एल्यूमिनियम फॉइल यूज की थी, तो उसमें 0.016 मिलीमीटर टू 0.024, तो ये काफी छोटा है, तो हमें इतना तो नहीं दिखेगा, बट हम जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएगा। तो क्या होता है, दो ग्लास स्लैब लेते हैं हम लोग। अभी तो मैंने चिपका के मतलब ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे, तो अभी इसके बीच में कोई फिल्म नहीं है, ओके। मैंने बहुत टाइटली प्रेस कर रखा है, तो इसके बीच में कोई फिल्म नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दूं, जैसे ये पेपर, तो हमें नहीं दिख रहा, मतलब हमें ऐसे इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट इसके बीच में एक फिल्म बन जाएगी, ओके। उससे क्या होगा कि जैसे ये स्लैब थे दोनों, इनके बीच में जब मैंने इतने एरिया में फिल कर दिया, तो ये उठ गया, मतलब थोड़ा सा उठ गया होगा यहाँ से। जब वो उठा होगा तो यहाँ पर अगर मेरा पेपर है, तो ये पेपर की थिकनेस हो गई। यहाँ पर स्लैब, नीचे वाला स्लैब, और यहाँ पर जो ऊपर वाला स्लैब था वो थोड़ा टिल्ट हो गया, एक वेज शेप बना दिया। तो और इसके बीच में क्या हुआ, सिंस हम लोग अभी यहाँ पर रूम में बैठे थे, यहाँ पर एयर ही है, तो इसके बीच में एयर कलेक्ट हो गई, तो उसकी वजह से ये एयर फिल्म बन गई। तो इसी को कहते हैं वेज शेप्ड एयर फिल्म, ओके। और इसको पहले हम आगे देखते हैं कि इंटरफेरेंस वगैरह क्या होता है। ओके, तो अब एपरेटस देखते हैं कि सोडियम लैंप हम क्यों यूज कर रहे हैं। सोडियम लैंप में क्या होता है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, येलो कलर की लाइट रिलीज करती है, तो वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक क्यों जरूरी है, ये हम देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। तो यहीं पे इसकी एक मिनट, ये इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस व्हेन टू लाइट वेव्स सुपर इम्पोज, ओके, जब दो लाइट वेव सुपर इम्पोज करते हैं इन अ मीडियम, द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस, ओके, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट वाइब्रेशंस, ओके। दो वेव्स आई, उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो उनकी जो उनके में जो सुपर इम्पोज किए, तो जो भी रिजल्ट आता है, ओके, हो सकता है कि वो और ब्राइट हो गई दोनों मिलके, हो सकता है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करती तो जीरो हो गई, तो उसी को कहते हैं इंटरफेरेंस, दोनों का इंटरेक्शन, या फिर जो सुपर इम्पोज करने के बाद जो भी रिजल्ट है, ठीक है, द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस। इफ द टू वेव्स आर इन द सेम फेस, अगर वो सेम फेस में है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों का समेशन हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा हो सकता है, कि जो भी रिजल्टेंट आएगा बट वो ज्यादा आएगा, ओके, जैसे पहला था। इफ दे मीट इन अपोजिट फेस, तो वो कम आ सकता है या फिर पूरा जीरो भी हो सकता है, ओके। दस टू मतलब अगर मान लो दोनों सेम एम्पलीट्यूड की थी और दोनों ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगी। बट मान लो एक ज्यादा थी एम्पलीट्यूड, एक कम था, जब दोनों वो कैंसिल आउट किए, तो कुछ तो बचेगा, बट वो कम होगा, मान जीरो नहीं होगा, बट फिर भी कम होगा, जो पहले यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी उससे कम होगा, ओके, बट दोनों के इंडिविजुअल लाइट से कम पड़ेगा, ओके। दस टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड सुपरपोज्ड ऑन ईच अदर में प्रोड्यूस या तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और कंप्लीट डार्कनेस। मैक्सिमम इंटेंसिटी जब दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड ऑन हो जाएगा, और कंप्लीट डार्कनेस जब दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ वाइब्रेशन इन विच द वेव अराइव्स एट द पॉइंट ऑफ द मीडियम, ओके। फेस पे डिपेंड करता है, फेस कांस्टेंट होना चाहिए, वो सब देखेंगे। दिस मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी टू टू सुपरपोजिशन ऑफ द टू इज नोन एज इंटरफेरेंस। इसी को पूरे को मॉडिफिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी, इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं ऑब्जर्व करने की इंटरफेरेंस को? वो होती है पहले तो एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक तरह से कोहेरेंसी होती है, कोहेरेंट होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मस्ट एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ। Two waves must vibrate with the same amplitude. I don't think it's होती है वैसे. The two waves must vibrate with the same phase or with a phase difference which
ये सारी प्रॉपर्टीज एक कोहेरेंट सोर्स की होती है, बट ये एम्पलीट्यूड वाले में आई डाउट कि एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है सेम होता है, अलग भी हो सकता है। ओके, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स होते हैं द सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच emit continuous light waves of the same wavelength, same frequency and are in the same phase, having a phase difference, सेम फेज और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ओके, उनका फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट एन लैम्डा के उसमें होता है। एन मतलब एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वेट अ मिनट। सो ओके, यहाँ पे current time ये हो गया। Current sources are sources of waves that maintain a constant phase difference and have the same frequency and wavelength। ओके, इसमें क्या है? conditions for sustained interference वो होते हैं कि मतलब एक अच्छा खासा इंटरफेरेंस में कब दिखेगा, जब टू सोर्सेस मस्ट बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, वही बात हुई। टू लाइव वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट मींस ऐसे उनका उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट या फिर सेम होना चाहिए। ओके, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। And the path difference between the overlapping waves must be less than the coherent length of the waves. The two set of waves are plane polarized. Their plane of polarization must be same. ये सब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे केस में तो। ओके, अब कोहेरेंट सोर्स को कैसे अचीव करते हैं, टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस, वो इंपॉर्टेंट है। एक होता है वेव फ्रंट स्प्लिटिंग। ओके, एक होता है वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, जो हमारी वेव फ्रंट है, लाइट एक वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं हम लोग, लाइट को वेव फ्रंट के थ्रू मानते हैं ऐसे कि लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल हो रही है। तो या तो इस वेव फ्रंट को स्प्लिट कर दो, जो कि हम लोग यंग डबल स्लिट में करते हैं कि एक सोर्स से हम लोग वेव फ्रंट आते हैं, फिर उसको दो स्लिट से एक स्लिट, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ सेम सोर्स है, यहाँ गया और यहाँ गया, तो ये स्प्लिट हो गई। एक लाइट यहाँ से आई, एक लाइट यहाँ से आई। अब ये दोनों इंटरफेयर करेंगे और कुछ पी पॉइंट पे या तो ये कांस्टेंट क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब वो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, या फिर वो डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और होता है एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग में क्या होता है? एम्पलीट्यूड जैसे अगर वो एक लाइट आ रही है तो एक दूसरा मीडियम हमने यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो गई थोड़ा सा। अगर डेंस मीडियम है तो वो कम, लाइट मीडियम है तो वो ज्यादा ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करेगी। और आधी जाएगी, मतलब आधी नहीं, थोड़ी बहुत उसमें से जाएगी यहाँ, ठीक है। ये कैसे? ये हो गया रिफ्लेक्शन और ये हो गया रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ये रिफ्लेक्शन, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, आई इज इक्वल टू आर एंड ऑल, ये आई और ये आर। और यहाँ होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? अगर नीचे डेंस मीडियम है, अगर यहाँ पर लाइट मीडियम है, यहाँ पर मान लो एयर है और यहाँ वाटर है, तो वाटर डेंस होता है तो इसकी लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो अगर ये नॉर्मल है तो स्पीड ऑफ लाइट कम, मतलब ये थोड़ा सा क्लोज टू नॉर्मल हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। और अगर यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर एयर है तो ये लाइट ऐसे आएगी, और सिंस से नीचे लाइट मीडियम है तो ये थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में यूज होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वाला लॉ, पर हमें अपने प्रैक्टिकल में उसकी जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो इट। ओके, अब ये तो हो गया कि इंटरफेरेंस क्या होता है और कोहेरेंट क्या होता है और इंटरफेरेंस पैटर्न को अचीव कैसे करते हैं। ओके ओके, सो एपरेटस, अगर एपरेटस देखते हैं तो एपरेटस में पहले हम यूज करते हैं सोडियम लैंप। सोडियम लैंप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, इसकी चेंज नहीं होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ भी सेम, एम्पलीट्यूड तो हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन एक बार देखते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डिफाइंड एज द लाइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन स्पेसिफिक वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वही। दीज आर सिंगल वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन। ओके, यहाँ पर हम लोग येलो, सोडियम की येलो लाइट, येलो वाली रेडिएशन होती है लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम में येलो वाली लाइट, thus appearing to the eyes as of only particular color, तो हमें येलो कलर दिखता है। ओके, theoretically monochromatic light is stated as consisting of only one particular wavelength, इसलिए हम उसे लेते हैं, but in real it consists of a very small bandwidth। okay, वो तो that's a different thing। Next, okay, here are properties of monochromatic light। The light consists of wavelengths in a very narrow bandwidth। okay, येलो ही होती है वैसे हमारी सोडियम वाले में, बट वो थोड़ा सा अगर हम लोग उसे देखते तो डिस्पर्शन होता है, थोड़ा सा ब्लू और रेड, थोड़े बहुत कलर दूसरे दिखते हैं, तो वो बहुत ही नैरो बैंडविड्थ होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट हैज अ वेरी हाई इंटेंसिटी, हमने देखा है लैब में। Due to being coherent, it is focused in a very small region।
ओके, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन ट्रेवल वेरी लॉन्ग। ये सब तो ओके, लाइट हैज वेरी हाई एनर्जी। ये सब नहीं, हमें मेन मतलब था इससे कि इसकी वेवलेंथ जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, तो हम लोग यहाँ पे येलो वाली यूज, मतलब इसमें येलो होती है सोडियम लैंप। ओके, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हमें पता है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में मैं एक बार फोटो दिखाती हूँ। ये रहा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, इसमें ये वाला पार्ट मूव होता है, यहाँ से लॉक होता है, बस इतना ही है। इसका लीस्ट काउंट अभी हम डिस्कस करेंगे। और एन ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट, ये क्यों होता है? नहीं, ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट, ये तो शायद वही है, वो वाले स्लैब्स जो है। अब माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ओके, माइक्रोस्कोप स्लाइड तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ही होता है, हमें उसकी जरूरत है नहीं। An arrangement with optically plane glass plate inclined at an angle of 45 डिग्री, इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमें ना जरूरत है, जैसे ये मेरे स्लैब रखे हैं, तो उसमें मैं फॉर्मूला में दिखाऊंगी कि हमें इंसिडेंट की ये 0 डिग्री पे क्यों चाहिए। जो इंसिडेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल भी, जैसे लाइट जब इंसिडेंट होती है, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये पार्ट हमारा आई बनता है, ये आई होता है। तो जब ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जा रही है? मैं आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 0। तो हमें यही चीज अचीव करनी है। आई की वैल्यू 0 है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू भी 0 है। तो यही चीज अचीव करने के लिए हमें इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट चाहिए होता है। उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? यहाँ पर एक 45 डिग्री पे ग्लास प्लेट चाहिए होती है, ऐसे, सॉरी ऐसे। इससे क्या होगा? लाइट अगर इस पे 45 डिग्री पे पड़ रही है, ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ अगर 45 पे पड़ रही है, तो यहाँ से भी वो 45 पे जाएगी। तो टोटल डिफरेंस, टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी। मैं एक बार क्लियर करके दिखा देती हूँ, क्लियर करके इसे ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होता है? ओके, तो एक बार वापस से देखते हैं कि क्यों होता है। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा ग्लास, ओके, हमें उसमें चाहिए, बताएंगे, मैं आज बताऊंगी क्यों चाहिए, बट हमें यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट चाहिए, मतलब आई और आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, आई और आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, उसके लिए हमें यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ पर हमारा सोर्स है, यहाँ से लाइट आएगी। अब ये तो ऐसे आ रही है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे? 45 डिग्री पे एक ग्लास लगा देंगे। अब क्या होगा, हम इसको अलग से देखते हैं कि 45 डिग्री है, यहाँ पर इसका नॉर्मल है। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री पे है तो मतलब 45 डिग्री पे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये 45 डिग्री से नीचे जाएगा। तो टोटल कितना? ये भी 45 हो गया, तो अब ये नेट कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। और इसके नीचे हमारा स्लैब है, तो मतलब ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे आ रहा है, परपेंडिकुलर है इंसिडेंट। परपेंडिकुलर इंसिडेंट मतलब इसका जो आई है, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0, तो इसलिए यूज होता है ये। ओके, नेक्स्ट है अ थिन पेपर, ऑफ कोर्स वो थिकनेस हैज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, थ्योरी है, थ्योरी में हम लोग, इसमें तो दे रखी है जितनी, वो ठीक है, बट हम लोग एक बार अच्छे से डिराइव करते हैं कि आखिर ये निकलता किससे। ठीक है, जिससे हमारा वाइवा भी प्रिपेयर हो जाए। अब हम जल्दी जल्दी से इसके पीछे के जो डेरिवेशंस हैं, थ्योरीज है, वो सब रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम पहले इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया है हमने। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे किया हमने? एक हमारे एम्पलीट्यूड आ रही है, उसको हमने आधा, मतलब आधा नहीं, थोड़ा सा पार्ट उसका रिफ्लेक्शन के थ्रू चला गया और थोड़ा सा पार्ट उसका रिफ्लेक्शन के थ्रू चला गया। रिफ्लेक्शन के थ्रू मतलब इनसाइड, ओके, मीडियम के इनसाइड, एंड रिफ्लेक्शन जो हमारा नॉर्मल होता है। अब इसमें मैंने जो ये डेरिवेशन दिखा रखी है, इसमें ये दो क्लास स्लैब्स हैं। वो दो क्लास स्लैब्स पैरेलल रखे हुए हैं, एक ये एक ये, ओके, ये ऐसे रखे हुए हैं। तो जो डेरिवेशन है वो दोनों तो सेम सेम है, बट बस एक अल्फा का चेंज आएगा। जो हमारे यहाँ पे डेरिवेशन आएगी, मैं बताऊंगी कहाँ आएगा। उसमें क्या होगा ना, कि जैसे ये वेज शेप बनते टाइम यहाँ पे इन दोनों स्लैब के बीच में एक अल्फा का, ये अल्फा मान लो, इधर अल्फा का एंगल बना है, तो उसका बस एक एडिशन यहाँ पे जो भी है उसमें थोड़ा सा होगा, बाकी सारी डेरिवेशन सेम है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना इफ यू नीड इट, वरना डेरिवेशन मैं बस दिखा रही हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आए वो दिखाने के लिए। ये लिखवाएंगे नहीं वहां पर कि आप डेरिवेशन करके दिखाओ, ओके, बट हमें पता होना चाहिए। ओके, ओके, तो ये दो स्लैब्स हैं। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके, एंड ये रिफ्लेक्ट होके गई है एक लाइट। एक तो यहाँ से डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हुआ, ओके, बट एक पार्ट इस लाइट का गया यहाँ नीचे, ओके, मीडियम में, जो हमारा एयर मीडियम है। ठीक है, ये जो जिसका म्यू ये है, ये लेट्स से यहाँ पर कोई और मीडियम है जिसका म्यू है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वहां गया। फिर वहां पर अगेन ये तो फर्स्ट स्लैब से टकराया, सेकेंड स्लैब से अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्शन में गया, कुछ इसका उसमें गया रिफ्रैक्शन में। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन होके वापस से फर्स्ट स्लैब के पास है, अगेन वो रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो
ओवरऑल ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। ये वाला पार्ट है रिफ्लेक्टेड और ये है ट्रांसमिटेड। हमें मतलब है रिफ्लेक्टेड सिस्टम से, क्योंकि हम यहीं पे माइक्रोस्कोप, हमारे प्रैक्टिकल में हम यहीं पे माइक्रोस्कोप लगा के इसे देखेंगे। ओके, यहाँ से इसे इन रिफ्लेक्टेड रेज को कैच करेंगे, उनका इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व दिस सेक्शन। ओके, तो मैं एक बार इसे वापस से क्लीन कर दूं। ठीक है, तो ये रहा। अब ये तो डेरिवेशन है, बस देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर हमें फॉर रिफ्लेक्टेड सिस्टम से मतलब है, तो हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। पार्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग रेज, ये सब ये है। पार्ट डिफरेंस प्राइम, वो थ्रू फिल्म कितना गया, थ्रू एयर कितना गया, उनका पार्ट डिफरेंस जो भी है सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पर ये आया। पार्ट डिफरेंस प्राइम डेल प्राइम इज इक्वल टू 2t म्यू कॉस आर। ओके, तो ये तो हो गया। अब यहीं पे ये जो कॉस आ रहे हैं यहाँ पर, ये जब वेज शेप की बात हो रही होती है तो यहाँ पर आर प्लस एल्फा आता है। तो वही इतना ही चेंज है, बाकी सारा सेम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो आ गया डेल प्राइम, ये नेट ड्रेम, ये नेट डेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पर भी स्टोक्स लॉ और अप्लाई करना है। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ है कि सिंस ए बी इंटरेक्ट्स विद द डेंसर मीडियम, जब कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटरेक्शन होती है लाइट की, तो वहां पर एक एडिशनल पाई का फेज डिफरेंस आता है। और पाई का फेज डिफरेंस मीन्स लैम्डा का, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस। ओके, ये चीज मैं एक बार बताती हूँ कैसे। सो जो फाई होता है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, फाई, सॉरी, फाई, फाई मीन्स फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा, और हमारा जो फेज डिफरेंस है हम वो कितना करें, ये लैम्डा है। फेज डिफरेंस हम कितना करें, लैम्डा बाय 2 का। तो 2 लैम्डा लैम्डा बचा क्या, पाई। सो अगर मैं कहूँ लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस, या फिर मैं बोलूँ पाई का फेज डिफरेंस, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ की वजह से यहाँ पर एक लैम्डा बाय 2 या तो प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, जैसे तुम्हें फॉर्मूला में यूज करना। देन द नेट path difference will be 2 mu t cos r minus lambda by 2, okay, plus minus lambda by 2। एक और अगेन याद दिला रही हूँ मैं कि ये जो ये है, ये पैरेलल स्लैब्स के लिए, ये अभी वेज शेप की बात नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पर इसलिए कॉस आर है। अभी जो वेज शेप वाली होगी वो दूसरी होगी। मैक्सिमा के लिए ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, एन लैम्डा आएगा। ओके, मैक्सिमा के लिए लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, डेल नेट फॉर मैक्सिमा एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो उससे क्या इक्वेशन बन गई, ये। ओके, ये बन गई। यहाँ पर ये एन लैम्डा, हाँ यहाँ पर मैंने एन लैम्डा लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये आएगा। एंड इसमें म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म, टी है थिकनेस ऑफ फिल्म। ओके, ये सही लिखा हुआ है, वो सम करके है, ठीक है। जब मैंने इसे डेल नेट को एन लैम्डा के बराबर किया, तो यहाँ पर एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लैम्डा बाय 2 था, ये उस साइड प्लस हो गया है। तो ये 2n+1 लैम्डा। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2n+1 लैम्डा बाय 2 किया है, तो यहाँ पर n कहाँ से शुरू हो सकता है, जीरो से। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, लेट से यहाँ पे मैंने माइनस लैम्डा बाय 2 क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस लैम्डा बाय 2 होता है, मतलब इनके साइन इंटरचेंज होते थे। यहाँ पर 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता। अब अगर ये 2n-1 है, तो दैट मीन्स n की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, यहाँ पर n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू जीरो मीन्स -1 लैम्डा बाय 2, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर, इसीलिए ये जो प्लस माइनस का साइन है, ये बस n को डिफाइन करता है कि n कहाँ से शुरू होगा। ओके, बस इससे फर्क पड़ता है प्लस माइनस से, बाकी आप प्लस करो माइनस करो सेम बात है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एयर फिल्म, एयर फिल्म में क्या है, म्यू इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूले में जो म्यू है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये होगा 2t cos r एंड जो भी है, ठीक है। मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 या फिर 2n+1, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के इक्वल रखना है, जो हमारा पाथ डिफरेंस है। ओके, एंड फॉर आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो मतलब हमारा वाला केस जिसमें हम लोग आर को जीरो, इंसिडेंट को हम लोग जीरो ले रहे हैं। ये रहा, ये इंसिडेंट हो रहा है, जीरो इंसिडेंट यानी जीरो रिफ्लेक्शन। तो ये वाला केस फॉर एयर म्यू की वैल्यू 1, ये वाला केस। ओके, ये हम यूज करेंगे। ट्रांसमिटेड सिस्टम पैरेलल स्लैब्स के लिए है ये भी, ये हमारे केस में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर डेरिवेशन है, देख सकते हैं सेम ही आता है, बस इसमें स्टोक्स लॉ नहीं यूज होता है। ओके, अब स्टोक्स लॉ क्या है, ये भी लिखा हुआ है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम डेंसर मीडियम कंपेयर्ड टू वन इट वाज ट्रेवलिंग इन, मींस जिससे जैसे रेयर में थी फिर उससे ज्यादा डेंस में जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव सफर अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियंस या फिर लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस। ओके, दोनों सेम बात है। नेक्स्ट है, ये ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए बात हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड नहीं है।
पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है, कंडीशंस फॉर वो सिस्टम चाहिए तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है बस ये है, बट हमें इससे नहीं है, हमें है मेन मतलब इससे। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है दिस थिंग, कि यहाँ पर जो फ्रिंजेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे फ्रिंजेस हैं। दो तरह की फ्रिंजेस होती है, हेजिंगर एंड फिजियर्स, ठीक है। हेजिंगर फ्रिंजेस में क्या है, ये होती है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। इनमें क्या होता है, जैसे ये जो फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, यहाँ पर जो फाई मतलब जो भी वेरिएशन होती है वो होती है आर के चेंज की वजह से। मतलब इसमें जो इंसिडेंट एंगल है वही चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पाथ डिफरेंस वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कीपिंग म्यूटी एंड लैम्डा कांस्टेंट, म्यूटी और लैम्डा कांस्टेंट होते हैं तो इसमें क्या होता है, इक्वल इंक्लिनेशंस होती हैं, ठीक है। सेकंड होती है फिजियस फ्रिंजेस। फिजियस फ्रिंजेस क्या होती है, जिसमें इक्वल थिकनेस होती है, जो कि हमारा वाला केस है। हमारे केस में थिकनेस ये वाली नहीं हो रही है, थिकनेस मतलब फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है। जो हमारी फ्रिंजेस बनेंगे उनके बीच में सेम डिस्टेंस होगा, मतलब सेम वो होगा, लेंथ होगी उनकी, ठीक है। और ये कब होता है, जब हम लोग म्यूटी को जो हम लोग थिकनेस को म्यूटी को चेंज करते हैं। म्यू मीन्स, म्यू तो हमने वैसे कांस्टेंट रखा है, एयर लिया है, बट हम थिकनेस चेंज कर रहे हैं। थिकनेस कैसे चेंज कर रहे हैं, वेज शेप्ड है, यहाँ थिकनेस अलग है, ऑफ कोर्स यहाँ अलग है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थिकनेस बढ़ रही है, फिर सबसे लास्ट ये वाली थिकनेस है जहाँ हमारा पेपर रखा है। तो इसमें हम लोग टी को चेंज करते हैं, आर और लैम्डा कांस्टेंट। आर तो 0 है और लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग सोडियम लैंप यूज कर रहे हैं, तो 5893 एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए हमारा ये होगी फिजियस फ्रिंजेस, ओके। तीसरी भी होती है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर, जिसमें क्या होता है, लैम्डा चेंज होता है। लैम्डा चेंज मीन्स हम लोग जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो वो लोग हर वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ मतलब डिफरेंट कलर की लाइट्स यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपने व्हाइट लाइट यूज कर ली तो उसमें सारे कलर्स आ गए, मतलब ऐसे अलग अलग कलर्स यूज करें, ऐसे उसमें लैम्डा अलग होगा, ओके। अब आता है इंटरफेरेंस इन वेज शेप फिल्म्स, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। वेज शेप फिल्म में इंटरफेरेंस मींस फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, ओके। इसमें मैंने बताया था कि सेम ही है, बस जो एक अल्फा बीच में आ जाता है, ये जो अल्फा आता है, पहले पैरेलल के लिए हमने डेरिवेशन किया, फिर यहाँ पर अल्फा जो है उसके एक उस अल्फा को ऐड ऑन करना होता है इसमें। इसमें इंटरफेरेंस यहाँ पर फॉर्मूला, इसमें इंटरफेरेंस देखते हैं डायग्राम, ओके ये रहा, ठीक है। इसमें क्या है, सेम वेज शेप्ड है, ये रहा ग्लास स्लैब 1, ग्लास स्लैब 2। यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है और ये रिफ्लेक्ट हुआ है, ये तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। फिर ये अंदर ट्रेवल किया है मीडियम में जो कि हमारा एयर है, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है और फिर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जो दो रेज आ रही हैं, एक बी डी और एक ये बी प्राइम ई प्राइम, इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस हो रहा है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, उससे हमें मतलब है, क्योंकि हम लोग यहीं पर अपनी माइक्रोस्कोप लगाएंगे, ओके यहीं से देखेंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ड्यू टू बी डी एंड बी प्राइम ई प्राइम, ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो इनकी कुछ कंडीशंस होंगी, उनके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि कब डार्क है कब ब्राइट है। एक फ्रिंज पैटर्न दिखेगा, मतलब पैटर्न दिखेगा एक। तो हमारा डेल प्राइम सेम ही है, बस यहाँ पर देखो आर प्लस एल्फा आ गया है। पहले क्या था, 2 म्यू टी कॉस आर, अब आर प्लस एल्फा। एल्फा क्या है, एल्फा है दोनों दोनों स्लैब्स के बीच का डिफरेंस, दिस, ओके दिस इज अल्फा, विच इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर हम देखें तो ये स्लैब है और ये अल्फा है। तो हमारा पेपर मान लो इतना भी उठाता है तो भी अल्फा बहुत ही छोटा होगा, okay? इतना तो उठ भी नहीं रहा है, इतना कहीं उठेगा तो वो बहुत ही अल्फा छोटा होगा। तो ये इसकी कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में ये छोटा माना जाता है, ओके। ड्यू टू स्टोक्स लॉ इसमें भी लगेगा, तो उसमें क्या होगा, 2 म्यू टू प्लस माइनस लैम्डा बाय 2, ओके। अब मैक्सिमा के लिए यही जो डेल निकला है उसको एन लैम्डा के बराबर रख दो, तो उससे क्या कंडीशन आ गई, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब एक चीज देखो, अगर पहले पहले हम देखेंगे तो ये मिनिमा की कंडीशन दिख रही है हमें, बट हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन है या फिर ये मिनिमा नहीं है, एक्चुअल इक्वेशन ये थी। यहाँ पर प्लस माइनस जो लैम्डा बाय 2 है, ये जो राइट साइड भेजा है तब ये ऐसा बना है, ओके। तो ये एक्चुअल ये है ऊपर वाला, ये एंड ये वो एन लैम्डा के ही बराबर है, बट यहाँ पर ये जो ओवरऑल जब हमने अरिथमेटिक की तब ये आ गया, मतलब इक्वेशन को सेटल किया तब मिनिमा के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2 और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के बराबर, तो उसमें क्या गया n लैम्डा। अगेन ये देखने में लगेगा कि मैक्सिमा की कंडीशन है, बट ये मैक्सिमा की नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल ये है इक्वेशन, ये तो उसके बाद डिराइव हुई है, ओके। अब एयर में क्या होगा, म्यू जो भी यहाँ पर म्यू यूज हुआ है यहाँ पर ऊपर भी, वो 1 हो जाएगा, तो उसमें मैक्सिमा के लिए 2t cos r प्लस अल्फा दिस एंड 2t cos r प्लस अल्फा n लैम्डा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग डार्क फ्रिंजेस को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो अच्छे से विजिबल होती है हमें, तो हम लोग डार्क वाले पे ध्यान देंगे।
ये वाला कंडीशन, ओके, अपने फॉर्मूला डिराइव के लिए। अब ओके, ये तो हो गया, ये भी ये सब वही था। एज पे क्या होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा थिकनेस है, ओके सॉरी, यहाँ पर जो थिकनेस है, तो हमारा जो 2 म्यू टी कॉस आर है, उसमें जो टी है वो 0 है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ λ/2 का, मतलब ये हमारा अगर ये था, ये थी इक्वेशन दिस। तो इसमें अगर टी 0 हो गया, क्योंकि एज पे क्या है, एज पे थिकनेस 0, ये वाला पॉइंट जहां पर स्लैब दोनों मिल रहे हैं, दिस इंटरसेक्शन उनका, वहां पर थिकनेस 0 है। तो अगर थिकनेस 0 है तो बचा क्या, λ/2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, λ/2, और λ/2 क्या है, 1 × λ/2, और 1 क्या है, प्राइम प्राइम सॉरी ऑड नंबर है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 मींस डार्क फ्रिंजेस, ओके, कंडीशन मिनिमा। तो वहां पर क्या होगा, मतलब कुल मिला के हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि जो एज ऑफ वेज फिल्म होगा वो अपीयर्स डार्क इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ओके, तो ये डार्क अपीयर होगी, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में डार्क होगी। सो अब इसका हमें काम क्या है, इसका ये है कि जब हम लोग यहाँ पर डार्क फ्रिंज देखेंगे, ये हमारी जीरोथ डार्क कहते हैं हम इसे, फिर फर्स्ट डार्क, फिर सेकंड डार्क, फिर एक होता है यहाँ पर पेपर आता है, तो उसके बीच में हम एल निकालते हैं। ओके ओके, अब ये रहा हमारा डायग्राम, कैसे हमें फ्रिंजेस बनेंगी। ये है एज पे, ये जो डैश लाइंस है ये है डार्क फ्रिंजेस, ओके, ये है जीरोथ, ये फर्स्ट, इसमें मैंने कम दिखा रखे हैं, फ्रिंजेस बहुत सारे बनेंगे बट मैंने 4-5 दिखाई है। ओके, और ये है वो पॉइंट जहां पर हमारा पेपर रखा है, लेट्स से, ओके, तो उसकी थिकनेस मान लो टी है। ओके, तो अगर मैं देखूं तो ये जो पॉइंट है यहाँ से, अब एक एक करके देखते हैं। अल्फा क्या है, दोनों स्लैब के बीच का एंगल, ओके। ये बीटा, बीटा कैसे निकला यहाँ पर, बीटा क्या होता है, दो सक्सेसिव लाइंस के, डार्क या फिर ब्राइट, दो सक्सेसिव के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है बीटा। तो यहाँ पर अगर ये 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बीटा है, तो ये हमारा बीटा, ये भी एक बीटा, ये भी एक बीटा, ये भी एक बीटा। और सिंस यहाँ पर बीटास क्या है, कॉमन है, क्योंकि ये फिजियोस फ्रिंजेस है, यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सारे बीटाज इक्वल है, इसलिए इक्वली स्पेस्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट थिकनेस, ये थिकनेस चेंज हो रही है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे अपने डेरिवेशन में। तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन दिखाता हूँ, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। हम्म, अब लेट्स से हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन लैम्डा। हम कौन सा हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ओके हो गया, एन लैम्डा, ठीक है। हम कौन सा ले रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशंस ले रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से विजिबल होते हैं तो हम उसको लेकर चलते हैं। और एन लैम्डा है तो इक्वेशन भी मतलब अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो कॉस आर प्लस अल्फा वाले टर्म है, यहाँ पर कॉस आर प्लस अल्फा, इसमें मैंने पहले ही बोला कि जो अल्फा है ये बहुत ही स्मॉल है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल एंगल से हम इसे इग्नोर करते हैं कि ये क्या बचेगा, कॉस आर। अब कॉस आर में भी सिंस हम लोग परपेंडिकुलर इंसिडेंट ले रहे हैं, कि हम लोग यहाँ पर ये ले रहे हैं, ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल, और यहीं से आई, यहीं से आर, तो ये आर के 0, तो आर 0 है, तो यानी कॉस आर इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 म्यू, म्यू की भी वैल्यू 1 है क्योंकि हम लोग एयर यूज कर रहे हैं, तो 2 टी और कॉस आर भी 1 हो गया, तो ये क्या बचा, 2 टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, सो यहाँ से थिकनेस क्या आई, थिकनेस इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2। अब ये तो एक जनरल थिकनेस कि एन लैम्डा बाय 2 की एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, फर्स्ट ले लो, एन की वैल्यू 1 रखो तो फर्स्ट फ्रिंज की, 0 रखो जीरो फ्रिंज की, सेकंड रखो, 2 रखो, ऐसे एन की वैल्यू चेंज करके, ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अब बीटा पे ध्यान देते हैं। बीटा क्या है, बीटा ये जो लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेन अल्फा क्या है, थिकनेस अपॉन जो भी ये बीटा है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट फ्रिंज की थिकनेस, ओके, फर्स्ट फ्रिंज की डिवाइड बाय बीटा। तो अगर मैं देखूँ टेन अल्फा, ओके, टेन अल्फा इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ फर्स्ट फ्रिंज, यानी मैं इसमें T1 लिख दे रही हूँ सो दैट हमें पता चले कि फर्स्ट फ्रिंज क्या है, ठीक है, अपॉन बीटा। तो यहाँ से बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू T1 फर्स्ट फ्रिंज की थिकनेस डिवाइड बाय टेन अल्फा। ओके, अब फर्स्ट फ्रिंज की थिकनेस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रख के, एन इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट फ्रिंज की थिकनेस, तो वो कितने होगी, लैम्डा बाय 2, तो ये क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 टेन अल्फा।
ओके, अब हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे कि हम टेन अल्फा की वैल्यू, अल्फा तो सबके लिए सेम है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये तो हमेशा सेम आएगा। तो अगर मैं यहाँ एंड पॉइंट पे बात करूं जहां पर हमारा पेपर रखा हुआ है, उसकी थिकनेस लेट्स से टीपी है, थिकनेस ऑफ पेपर, उसको अगर मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ पेपर डिवाइड बाय ये पूरी एल, एज से लेकर उस पेपर तक की जो लेंथ है उसको लेट से एल है, तो वो क्या हो गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से टेन अल्फा क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ पेपर टी पी डिवाइड बाय एल। एल क्या है, एच पॉइंट से पेपर पॉइंट तक जो लेंथ है। ओके, तो ये क्या हो गया, टी पी बाय एल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू टू टी पी इंटू एल इज इक्वल टू बीटा, बीटा था हमारा एलएचएस में। तो अगर मैं इसे अरेंज करूं तो ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ पेपर जो कि हमें चाहिए इज इक्वल टू टू बीटा, नहीं सॉरी, लैम्डा एल बाय टू बीटा, ये हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइड बाय टू बीटा। ओके, तो यही होता है हमारा। और अगर मान लो हमारा म्यू कुछ और होता तो यहाँ पर म्यू भी एक आ रहा होता, बट वो हमारा नहीं है, हमारा म्यू वन है, तो हम यहाँ पर लैम्डा एल पॉइंट टू बीटा। सो ये होता है डेरिवेशन। ओके, ये हमें फाइनली यूज करना होता है, और ये है कि हम कहाँ से इसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब एल क्या है, एल था जैसे अ, ये, ओके, एल क्या था, एल था लेट से मेरा पेपर यहाँ है और ये एज पॉइंट है, तो इनके बीच में जो लेंथ है, अब ये हम मेजर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एज पॉइंट ले लेंगे उसकी रीडिंग, और फिर हम क्या करेंगे, पूरा स्लाइड करेंगे जहां पर हमें पेपर दिखेगा। इसीलिए हम लोग शार्प कट पेपर रखते हैं, जिससे हमें ना जो एज पॉइंट है पेपर का, जो पॉइंट है जहां पर पेपर में दिखे, वो प्रॉपर दिखे। अगर हम टेढ़ा मेढ़ा दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर वो एकदम शार्प कट होगा तो उसकी एज प्रॉपर दिखेगी, और हम इसे देख लेंगे कि अच्छा ओके यहाँ पर एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट एज पॉइंट है, तो हम वो बीच में डिस्टेंस जो भी हम कैलकुलेट करके उससे एल निकाल लेंगे। ओके, एंड हाँ बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट, ये तो ओके, ठीक है, ये तो इतना ही है। ओके, अब ये रहा डायग्राम, डायग्राम में क्या है, ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, सोर्स है, सोर्स में हमने लगाया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगा रखा है, क्योंकि यहाँ से जो सोर्स से लाइट आएगी, अगर सोर्स फोकस पे रखा है तो जो लाइट है वो इन पैरेलल जाएंगी। ओके, सो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस कि उस पे पैरेलल जा सके लाइट। ओके, ग्लास प्लेट क्यों लगा रखा है, वही 90 डिग्री इंसिडेंट कराने के लिए। यहाँ पर अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊं और ये अगर 45 पे आ रही है तो ये जा भी 45 पे रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ओवरऑल 90, 90 मीन्स यहाँ पर जीरो इंसिडेंस, मतलब यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो जीरो, इंसिडेंट एंगल जीरो इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो, मतलब इंसिडेंट एंगल अगर जीरो मतलब आर इक्वल टू जीरो। और फिर ये रहा, ये तो इन्होंने यूज किया, ये हमारा पेपर है। ठीक है, पेपर शार्प कट है तो मैं ऐसे प्रॉपर लाइन दिखेगी, ये एच पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस एल है, जो कि हम इजिली माइक्रो टेलीस्कोप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से कैलकुलेट कर लेंगे। इन्होंने भी डेरिवेशन की है बट मैंने भी अपने तरीके से बता दी। नेक्स्ट प्रोसीजर में कुछ नहीं है, बस पहले लेवल द माइक्रोस्कोप टेबल, सेट द माइक्रोस्कोप टेबल, ओके, और क्लीन द surfaces, slide on it such that one edge of it, okay, and place the microscopic slide on it such that one edge of it is on a plate and other is on the paper whose thickness, okay, ये वही बोला है कि एक एज पे हो और एक प्लेट पे हो, सॉरी एक पेपर पे हो, पूरा प्रॉपर दिखे उनका एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट दिखे हमें। ओके, और फिर अरेंज करना है कि 45 डिग्री हो और इंसिडेंट ऑन द वेज नॉर्मल हो रहा हो, स्लिट को एडजस्ट करो कि हमें पैरेलल इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस दिखें, टाइट हो, अगर स्लिट्स टाइट होंगी तो हमें इजिली दिखेंगी वो। ओके, क्योंकि अगर टाइट नहीं होंगी तो मतलब वो वेज शेप अच्छे से बन नहीं रही है। ओके, कोइंसाइड वर्टिकल क्रॉस वायर ऑफ द माइक्रो विद, सारी इन्होंने ब्राइट फ्रिंज लिया बट हम डार्क फ्रिंजेस ले रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे विजिबल होती है, ब्राइट भी ले सकते हैं सेम ही रहेगा। तो उन पे रखो क्रॉस वायर को एंड कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इन्होंने तो दूसरा मेथड किया बट हमने क्या किया था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, क्योंकि हमें बहुत सारी फ्रिंजेस थी, सबकी रीडिंग लेके अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ज्यादा कह सकते हैं एक्यूरेट, अच्छा अच्छा रहेगा। तो हमने क्या किया था कि जैसे फर्स्ट फ्रिंज, लेट्स से ये हमारा एज है तो ये जीरो फ्रिंज है। ओके, फिर इसके बाद जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज दिख रही है वो हमारी होगी फर्स्ट फ्रिंज, तो हमने एक तो इसकी रीडिंग ले ली, फिर हमने बीच में फोर फ्रिंजेस का गैप दिया और हम गए फिफ्थ फ्रिंज पे, तो ये फिफ्थ फ्रिंज की रीडिंग होगी, फिर हमने फोर का गैप दिया, हम गए नाइन्थ फ्रिंज पे, वो नाइन्थ की होगी, फिर थर्टीन, फिर ऐसे करते करते हमने कुछ 15 16 रीडिंग्स ली और एक पेपर की रीडिंग और ले ली, लास्ट से यहाँ फर्स्ट ये जीरो से लेकर पेपर तक की रीडिंग। ओके, अब ये भी आ गया। अब इसके बाद क्या किया, हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ जैसे मैं रीडिंग दिखाऊं,
ये रीडिंग ओके। इसमें क्या है, इसमें ये रहा फर्स्ट फ्रिंज, फिफ्थ फ्रिंज, नाइन्थ फ्रिंज, 30th ओके। और इसमें लीस्ट काउंट लैम्डा ऑफ सोडियम लाइट 5893 एंगस्ट्रॉम्स। लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, हमारा जो लीस्ट काउंट ऑफ वो रहा होगा मेन स्केल वो 0.5 सेंटीमीटर रहा होगा। एक बार मैं बताती हूँ। अगर 0.1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे 2 और 3 इनके बीच में 10 डिविजन्स थे, और फिर और हर एक डिवीजन एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 0.1 को, तो उसके बीच में भी एक और डिवीजन था, एक और डिवीजन था, तो होगा 0.5 का ओके। तो कितना होगा ये, अगर ये 0.5 का मतलब 2 से 3 10 डिवीजन, तो यानी लीस्ट ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 2.1 2 पॉइंट अगर तो 0.05 का होगा, सॉरी 0.05, यप 0.05 ठीक है। डिवाइड बाय डिविजन कितने थे वर्नियर में 50, तो ये करके 0.001 ओके। तो ये तो हो गया कि वर्नियर लीस्ट काउंट कैसे निकाल, ठीक है। अब इसमें MSD ले लिया, VSD को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे एंड वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इसे प्लॉट करेंगे। ये प्लॉट है फर्स्ट फ्रिंज, फिफ्थ, 10th, सॉरी 9th, 13th ऐसे प्लॉट कर दिया। अब हमने प्लॉटिंग से हमें अचीव क्या हुआ है ये देखते हैं, इसका स्लोप हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब इसमें क्या क्या हमने प्लॉट क्या किया मैं बताती हूँ ओके। हमने यहाँ पर अब हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमारा स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑल। लेट्स से हमने प्लॉट क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ये क्या है, फर्स्ट थर्ड, हमने चार चार का गैप लिया तो फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ 13th एंड सो ऑन ओके। तो ये क्या है फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ ओके। और यहाँ पर क्या है उनकी डिस्टेंस, उनकी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, और हमारा प्लॉट कैसे बना है ऐसे। तो स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। लेट्स से यहाँ पर मेरी 13th फ्रिंज है, तो यहाँ पर उसकी 13th फ्रिंज की डिस्टेंस यानी 13th फ्रिंज, ठीक है। और माइनस यहाँ पर लेट से फर्स्ट फ्रिंज, तो फर्स्ट फ्रिंज की डिस्टेंस यानी फर्स्ट डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या है 13, 13 माइनस इसके नीचे 1 तो 1। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट फ्रिंज और यहाँ पर 13th फ्रिंज, उनके बीच में कितने फ्रिंज विड्थ्स आई होंगी। हम छोटे में काम करते हैं, लेट्स से यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर फिफ्थ है, ठीक है। तो बीच में 1 2 3 4 5, तो फ्रिंज विड्थ्स कितनी होगी 1 2 3 4। तो अगर मैंने ये बोला कि चार फ्रिंज विड्थ्स की डिस्टेंस फिफ्थ फिफ्थ फ्रिंज माइनस 1 फ्रिंज है, तो एक की कितनी होगी डिवाइड बाय 4, यही करते हैं यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि हम यहाँ पर फ्रिंज विड्थ्स माइनस फर्स्ट फ्रिंज या फिर जो भी आप y2 माइनस y1 कर रहे हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो उससे हमें क्या मिलेगा ओवरऑल बीटा ओके। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं बीटा निकाल रहे हैं। अब हम लोग एक रेंज बढ़ा सकते हैं तो इससे हमारी एक्यूरेसी और ये सब सही हो जाएगा। बाकी हम निकालें यहाँ पर बीटा ही लेंगे ओके। तो हमने जब बीटा डिराइव कर लिया तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट p इज इक्वल टू 2 सॉरी लैम्डा एल बाय 2 बीटा एंड हमें हमारा थिकनेस मिल जाएगी। थिकनेस की रेंज हमें पता है 0.01 मिलीमीटर एंड 0.02 मिलीमीटर के रेंज में आना चाहिए। हम एरर भी रेंज में निकाल लेंगे एंड दैट्स इट। एंड अब एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया इंटरफेरेंस से, व्हाट इज इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के बाद कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स अचीव कैसे करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है ओके, सोडियम लैंप को यूज किया है, मोनोक्रोमेटिक के बाद वेज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ओके, एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनाते हैं। और फिर हमने जो यहाँ पर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, हमने क्या किया है, हमने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया है, यहाँ पर हमने मीडियम है रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने ये तो हो गए इंटरफेरेंस एंड ऑल। फिर हमने क्या किया था इंटरफेरेंस ओके। दूसरे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि दूसरे एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे वेवफ्रंट स्प्लिटिंग में दूसरे एग्जांपल होते हैं यंग डबल स्लिट, फेमस है, ठीक है। यंग डबल स्लिट में क्या होता है एक सोर्स, उसको हम दो सोर्स में दो स्लिट्स में मेरा एक सोर्स, उसको हम दो स्लिट्स में डिवाइड करके ऐसे भेजते हैं एक इधर से एक इधर से, तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट हो गया। और एम्पलीट्यूड में क्या है वेज शेप वाली फिल्म्स और न्यूटन्स रिंग्स, उसमें भी सेम यही होता है, ठीक है।
उसमें रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होते तो एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। ओके, उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा, और फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हो रहा है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस एल्फा प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन। ओके, प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 क्यों, क्या है, स्टोक्स लॉ की वजह से। स्टोक्स लॉ क्या है, लाइटर से डेंसर मीडियम जाते टाइम जो इंटरेक्शन होता है उसमें पाई का फेज डिफरेंस या फिर लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस ये आता है। ओके, ये हो गया। और फिर 2 म्यू टू कॉस आर प्लस एल्फा में आर क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, तो जो हम लोग जीरो ले रहे हैं इसमें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री पे इंसिडेंट करवा, मतलब हम इंसिडेंस 90 पे करवा रहे हैं तो वो इंसिडेंट रे जीरो हो जा रहा है। ठीक है, 90 पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, यानी नॉर्मल यहीं पे है, इंसिडेंट भी यहीं पे है, रिफ्लेक्शन भी यहीं पे है, तो आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ग्लास प्लेट हम 45 की यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की यूज कर रहे हैं, सब कुछ डिस्कस कर लेना है और बस एक बार डेरिवेशन देख लेनी है। ओके, दैट्स इट।